ओके गाइस, अब जो हम स्टार्ट करेंगे वो है इंग्लिश। ठीक है, ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने लैंग्वेज 1 लिया था अपना इंग्लिश। करेक्ट है। सेम पेपर है 6 Feb 2023 लेवल 2। रीड द पैसेज गिवन below and answer the questions that follow. I have often thought it would be a blessing if each human being was stricken blind and deaf for a few days at some time during his adult life. मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत फ्रिक्वेंटली, ऑफन मीन्स बहुत जल्दी जल्दी, मैं सोचता हूँ कि कितना ब्लेस्ड होती है ये चीज़ अगर हर ह्यूमन बीइंग जो है वो डेफ और डम होता कुछ दिनों के लिए अपनी एडल्ट लाइफ में। डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिशिएटिव ऑफ साइट, साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड। जो डार्कनेस है, जब वो बंदा क्या होगा, ब्लाइंड होगा तो डार्कनेस होगी, डार्कनेस क्या करेगी, उसको अप्रिशिएट करेगी देखने को। और जो साइलेंस है वो उसको क्या सिखाएगा, जब हम बोलते हैं तो उस चीज़ को एंजॉय करना। नाउ एंड देन आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। अब और तब मैं बहुत सारी जगह टेस्ट कर चुका हूँ अपने दोस्तों पे कि वो क्या देखते हैं। रिसेंटली आई आस्क्ड ए फ्रेंड हु हैड जस्ट रिटर्न फ्रॉम ए लॉन्ग वॉक इन द वुड्स व्हाट शी हैज़ ऑब्जर्व्ड। अभी मैंने रिसेंटली अपनी एक फ्रेंड से पूछा जो कि अभी लौटी है एक लॉन्ग वॉक से, वुड्स मतलब रास्ते से, व्हाट शी हैज़ ऑब्जर्व, कि उसने क्या ऑब्जर्व किया। नथिंग इन पर्टिकुलर शी रिप्लाई, कुछ भी पर्टिकुलर नहीं है। हाउ वॉज इट पॉसिबल, आई आस्क्ड माई सेल्फ, टू वॉक फॉर एन आवर थ्रू द वुड्स एंड सी नथिंग वर्दी ऑफ नोट। उसको लगा, जब उसने पूछा कि तुमने क्या अलग से कुछ ऑब्जर्व किया, तो उसने बोला कि कुछ पर्टिकुलर नहीं देखा। तो उसको लगा ये कैसे पॉसिबल है। उसने खुद से ये क्वेश्चन किया, टू वॉक फॉर एन आवर, 1 घंटे तक घूमने के बाद, थ्रू द वुड्स लकड़ियों पे, शी सी नथिंग वर्दी ऑफ द नोट, उसने कुछ भी काम का नहीं देखा। आई हु कैन नॉट सी, मैं जो नहीं देख सकता, फाइंड 100 ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रू वेरी टच, उसको 1000 चीज़ें दिख गई केवल छूने पे। आई फील द डेलिकेट समरी ऑफ लीफ, जो पत्तियाँ होती हैं उनका जो डेलिकेशन है वो उसने फील किया। आई पास माई हैंड्स लविंगली अबाउट द स्मूथ स्किन ऑफ ए सिल्वर बिर्च ऑफ द रो शैगी बाक ऑफ ए पाइन, उसने अपनी जो हाथ था उसको फेरा किस पे, जो पाइन का ट्री होता है। आपने अगर पाइन ट्री देखा हो तो वो थोड़ा सा नुकीला सा होता है, थोड़ा सा अजीब शेड होता है उसका। इन स्प्रिंग आई टच द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज होपफुली इन सर्च ऑफ ए बर्ड, द फर्स्ट साइन ऑफ अवेकनिंग नेचर आफ्टर हर विंटर स्लीप। जो बर्ड डेवलपमेंट होता है वो सर्दियों के बाद बरसात जब होती है तो पहला डेवलपमेंट होता है। ओकेजनली इफ आई एम ए फॉर्चुनेट, आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ ए वर्ड इन फुल सॉन्ग। अगर मैं बहुत लकी होऊंगा तो मैं अपना हैंड जो है वो जेंटली प्लेस करूंगा एक छोटे से ट्री पर, और जो हैप्पी क्विवर होता है बर्ड का, चिरपिंग करना, फुल सॉन्ग में उसको सुनूंगा। एट टाइम्स माई हार्ट क्राइज आउट विद लॉन्गिंग टू सी ऑल दीज थिंग्स, कभी कभी मेरा दिल रोता है इन चीज़ों को देखने के लिए। इफ़ आई कैन गेट सो मच प्लेजर फ्रॉम मेयर टच, हाउ मच मोर ब्यूटी मस्ट बी रिवील्ड बाय साइट। अगर टच करके मैं इतना ज़्यादा फील कर सकता हूँ तो जब मैं देखूंगा तो वो चीज़ें कितनी खूबसूरत होंगी। एंड आई हैव इमेजिन्ड आई शुड लाइक टू सी इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आईज से जस्ट फॉर 3 days। मैं ये सब चीज़ें देखना चाहूँगा अगर मुझे आंखें मिलें 3 दिन के लिए। सो अकॉर्डिंग टू द राइटर, बिकमिंग ब्लाइंड और डेफ इज़ ए ब्लेसिंग फॉर पीपल, बिकॉज ब्लाइंड होना और डेफ होना ब्लेसिंग होती है लोगों के लिए। क्यों? दे कैन लर्न अबाउट द पीपल हु ट्रूली अप्रिशिएट देम, दे कैन अप्रिशिएट द पीपल हु हेल्प देम, दे कैन लर्न टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, दे कैन लर्न टू अप्रिशिएट द गिफ्ट ऑफ साइट एंड गॉड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 4। जब ऑथर ने पहली लाइन में बोला ही है कि कुछ दिनों के लिए लोगों को एडल्टहुड में क्या करना चाहिए, डेफ कर देना चाहिए और डम कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देखने को और सुनने को एज ए गिफ्ट अप्रिशिएट कर सके, क्योंकि जिनके पास नहीं होता है वो इस चीज़ की वैल्यू जानते हैं। इन पैरा 1 द फ्रेज सीइंग फ्रेंड्स रेफर टू ऑल दोज पीपल हु आर नॉट ब्लाइंड, ऑल दोज पीपल हु आर ब्लाइंड, all those friends of the writer who are not blind, all those friends of the writer who are blind। जो फ्रेज 1 है पैराग्राफ में, सीइंग फ्रेंड्स, यहाँ पे है सीइंग फ्रेंड्स, आई हैव टेस्टेड माई सीइंग फ्रेंड्स टू डिस्कवर व्हाट दे सी। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीइंग फ्रेंड्स है वो किस चीज़ के लिए रेफर किया है? उन दोस्तों के लिए राइटर के जो कि ब्लाइंड नहीं है। ठीक है, वो आराम से देख सकते हैं। तभी तो उन्होंने अपनी फ्रेंड से पूछा कि तुमने क्या देखा, तो उसने बोला कि मैंने कुछ भी पर्टिकुलर नहीं देखा। द राइटर होपफुली सर्चेस फॉर ए बर्ड, बिकॉज जो राइटर है वो एक बर्ड के लिए होपफुली सर्च करते हैं, क्योंकि इट्स ए साइन दैट स्प्रिंग इज कमिंग सून, शी वॉन्ट्स टू स्मेल इट, इट्स ए साइन ऑफ लाइफ, शी वॉन्ट्स टू टच इट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, विंटर के बाद जो बरसात होती है
स्प्रिंग सीजन में उसका पहला ये सिंबल होता है जब बर्ड डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। द राइटर तो ब्लाइंड फाइंड्स ब्यूटी इन द सिमेट्री ऑफ ए लीफ बाय, जो राइटर है वो अंधा होते हुए भी, ब्लाइंड होते हुए भी जो लीफ की सिमेट्री है उसकी ब्यूटी को फील कर सकते हैं। कैसे फील करके? स्मेल करके, टेस्ट करके, पासिंग हर हैंड्स लविंग ओवर इट। जब वो अपने हाथ को उसके ऊपर फेरती हैं तो वो लीफ की जो सिमेट्री है उसकी ब्यूटी को वो फील कर सकती हैं विदाउट आईज। ओके, सो द ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट है, थो द राइटर कैन नॉट हियर येट शी कैन फील द हैप्पीनेस इन ए बर्ड सॉन्ग बाय प्लेसिंग हर हैंड्स। जो राइटर है वो सुन नहीं सकती बट स्टिल शी कैन फील द हैप्पीनेस, वो हैप्पीनेस फील कर सकती हैं जो पक्षी गाना गाते हैं उनके, बाय प्लेसिंग हर हैंड्स लविंग ऑन द बर्ड, जेंटली ऑन ए ट्री, जेंटली ऑन ए लीफ, अराउंड हर ईयर्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जेंटली ऑन ए ट्री। एक जो ट्री है उस पर जब वो बर्ड्स को देखती हैं, देख तो सकती नहीं है लेकिन वो फील करती हैं, और जो पक्षियों की आवाज़ है उसको वो क्लियरली सुन सकती हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा है आई प्लेस माई हैंड जेंटली ऑन ए स्मॉल ट्री एंड फील द हैप्पी क्विवर ऑफ ए वर्ड इन ए फुल सॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट है, इन द फ्रेज हैप्पी क्विवर ऑफ ए बर्ड सॉन्ग द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ नाउन, ए वर्ब। जो हैप्पी होता है इसका मतलब है खुश, तो हैप्पी क्वेवर ऑफ ए बर्ड सॉन्ग, पक्षी का जो सॉन्ग होता है उसका खुश तरीके से, मतलब एक स्पंदन जो होता है ना, कंपन या स्पंदन, मतलब कोई चीज जो शिविर करती है, थरथराहट जिसको बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड योर क्वेवर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हैप्पी क्वेवर, मतलब खुश, जब आप खुशी में कपकपाते हो या खुशी से थरथराते हो, तो बर्ड के सॉन्ग में वो चीज क्या है उसकी विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज एन एडजेक्टिव। क्वेवर मीन्स कपकपाना या थरथराना। तो एक पक्षी का जो सॉन्ग है उसमें खुशनुमा थरथराहट, तो थरथराहट कैसी है? खुशनुमा। सो द ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ व्हाट आई शुड लाइक टू सी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दिस इज ऑप्शन नंबर 1, नाउन क्लॉज। व्हाट आई शुड लाइक टू सी, मुझे क्या देखना पसंद है, ये एक एग्जाम्पल है किसका? नाउन क्लॉज का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस डजंट हैव ए सिमिलर मीनिंग ऑफ द वर्ड क्वेवर एज यूज्ड इन द पैसेज। क्वेवर मीन्स होता है थरथराना, ठीक है, या फिर कपकपाना। अब यहाँ पे कहाँ पे सही से ये वर्ड यूज नहीं हुआ है। ही क्वेवर्ड विद एक्साइटमेंट व्हेन ही सॉ हिज ओल्ड फ्रेंड आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। He seemed to be quaver at his friend's suggestion. He tried to speak despite the quaver in her voice. He carried the arrows in his quiver. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑब्वियसली ऑप्शन 4 यहाँ पे गलत होगा। क्यों? ही क्वेवर्ड, वो थरथराया खुशी के साथ जब उसने अपने पुराने दोस्त को बहुत लंबे टाइम बाद देखा, बिल्कुल सही है। ही सीम टू बी क्वेवर एट हिज फ्रेंड सजेशन, वो अपने दोस्त के सजेशन पे थोड़ा सा, मतलब थरथराहट या थरथराना मतलब थोड़ा सा घबराया। She tried to speak despite the quaver in her voice. उसने बोलने की कोशिश तो की लेकिन आवाज में क्या थी? थोड़ा सा संकोच था। He carried the arrows in his quiver. वो क्वेवर अलग होता है जिसमें आप तीर को रख के ले जाते हैं। So the option 4 is incorrect. Next है the word that means the same as uniformity, shaggy, delicate, symmetry and appreciative. Obviously इसका जो करेक्ट आंसर होगा that is option number 3. shaggy होता है, एप्रिशिएटिव मतलब होता है आपका जब आप किसी भी चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। जैसे कोई चीज़ है बहुत अच्छी लगी आपको तो हम उस चीज़ को एप्रिशिएट करते हैं। डेलिकेट होता है बहुत सॉफ्ट। शैगी होता है लंबा, कोई चीज़ होती है ना जो बहुत गंदी सी हो, शैगी रूट, शैगी स्टेम, तो वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं? लंबा, घना और गंदा, ठीक है। लॉन्ग, थिक एंड अनटाइडी। यूनिफॉर्मिटी क्या होगी? सिमेट्रिकल, जब आप कोई चीज़ एक अच्छे तरीके से चीज़ों को सिमेट्रिक मैनर में रखते हैं। अब है रीड द पोएम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। दो हैस्ट मेड मी एंडलेस सच इज दाई प्लेजर, द फ्रेल वेसल दो एम्प्टीएस्ट अगेन एंड फिलर्स इट एवर विथ फ्रेश लाइफ, दिस लिटिल फ्लूट ऑफ ए रीड दो हैस्ट कैरिड ओवर हिल्स एंड डेल्स एंड hast breathed through it melodies eternally new. At the immortal touch of my hands, my little heart loses its limit in joy and gives birth to utterance in fable.
द इनफाइनाइट गिफ्ट्स कम टू मी ओनली ऑन दीज वेरी स्मॉल हैंड्स ऑफ माइन, एजेस पास एंड स्टिल दो पोरेस्ट स्टिल देयर इज रूम टू फिल। तो यहाँ पे बेसिकली जो पोयम है उसमें ये कन्वे कोशिश करने की है कि कुछ चीज़ें जो होती है बहुत एंडलेस होती हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें जो है खुशी में हम क्या करते हैं, खजाना ढूंढने की कोशिश करते हैं। जो दिल होता है वो बहुत छोटा होता है, वो खुशी में क्या होता है, अपनी लिमिट्स भूल जाता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनको वो, जैसे कुछ चीज़ें हम कई बार आउट ऑफ कंट्रोल बोल जाते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वर्ड्स में मतलब आप एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते हैं। तो ये जो इनफाइनाइट गिफ्ट होती है ना, वो छोटे छोटे से जेस्चर होते हैं जो हम ये चीज़ प्योरेस्ट फॉर्म में फील करते हैं। द पोइट यूजेस द वर्ड एंडलेस टू इंडिकेट द डैश ऑफ द सोल, मोर्टेलिटी, इमोर्टेलिटी, एवर चेंजिंग नेचर एंड एवरग्रीन नेचर। तो यहाँ पे जो पोइट है उसने जो एंडलेस वर्ड यूज़ किया है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया है, आपका इमोर्टेलिटी के लिए। एंडलेस मतलब जो कभी ख़त्म ना हो, इमोर्टल मतलब अमर। क्लियर। नेक्स्ट है द फ्रेल वेसल एंड फ्लूट रेफर्स टू ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सोल, लिविंग बॉडी एंड लिविंग क्रीचर। तो यहाँ पे जो फ्रेल वेसल है और जो फ्लूट है वो किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है, ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी जो होती है आपकी वो कैसी होती है, बाय द टाइम धीरे धीरे वो डिटेरियोरेट होती रहती है, ठीक है। जो वेसल होता है वो आपने देखा होगा कई बार वीक वेसल होता है, जैसे ही ऊपर से गिरा वो टूट जाता है। सेम गोज विथ ह्यूमन बॉडी। जो फ्रेल वेसल होता है, दुर्बल मतलब जो वास होता है वो चीज, और फ्लूट ये किसके लिए है, ह्यूमन बॉडी। क्लियर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है। यहाँ पे है द स्पीकर फील दैट ही कैन सिंग एंड एक्सप्रेस हिमसेल्फ ओनली व्हेन ही इज। जो स्पीकर है वो ये फील करता है कि वो गा सकता है और खुद को एक्सप्रेस करता है केवल तब, वॉकिंग अराउंड हिल्स एंड वैलीज, प्लेइंग ऑन हिज फ्लूट, टच्ड और इंस्पायर्ड बाय गॉड एंड फुल ऑफ जॉय। तो वो केवल तभी सिंग कर सकता है और चीज़ों को मैनेज कर सकता है जब वो गॉड के थ्रू इंस्पायर्ड होता है, ठीक है, या फिर वो किसी भी चीज़ से टच्ड हो। आप कोई काम कब कर सकते हैं, जब आप किसी चीज़ को फील करते हैं या आप उस चीज़ से टच्ड होते हैं, ठीक है। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। द फ्रेज अटरेंस इनएफेबल मीन्स इनएबिलिटी टू एक्सप्रेस द जॉय इन वर्ड्स, वन सेल्फ इन एनी लैंग्वेज, ट्रेजेडी इन वर्ड्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अटरेंस इनएफेबल। इनएफेबल मतलब होता है, अटरेंस मीन्स बकना, मतलब जब आप बहुत फ्लुएंटली बोलते हैं, लेकिन इनएफेबल मतलब मीन्स जब आप इतने ज़्यादा खुश होते हैं कि वर्ड्स में अपनी हैप्पीनेस को डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब होगा द जॉय इन वर्ड्स। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है एज इज पास एंड स्टिल दो पोरेस्ट एंड स्टिल देयर इज रूम टू फिल एक्सप्रेस द फैक्ट दैट मतलब एज जैसे जैसे गुजरती जाती है तब भी हम बहुत पोरेस्ट रहते हैं और रूम मतलब हम इंजॉय करते हैं। तो इसका जो फैक्ट है मतलब वो क्या है, गॉड्स गिफ्ट्स आर नॉट इनफ फॉर ए मैन्स नीड और टू सस्टेन हिज लाइफ ऑन अर्थ। गॉड्स गिफ्ट आर ओवरवेलमिंग बिकॉज ही गिव्स मच मोर देन ए मैन कैन इमेजिन। गॉड्स गिफ्ट आर जस्ट अबाउट सफिशिएंट फॉर अस टू सस्टेन लाइफ ऑन दिस अर्थ। गॉड्स गिफ्ट्स आर गिवन ओनली टू दोज हु डिजर्व देम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि जो जैसे जैसे एज पास होती जाती है तब भी हम बहुत ज़्यादा अपने आप को रूम टू फिल मीन्स मतलब आप चीज़ों को इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब चीज़ों को हम इंजॉय करना छोड़ देते हैं कि भैया हम बूढ़े हो गए हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि लाइफ को बहुत खुल के इंजॉय करते हैं। क्लियर। और जिंदगी में मतलब जो लोग गिव अप नहीं करते ना वो चीज़ होती है। ओके तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर 2 कि जो गॉड गिफ्ट है वो इतनी ओवरवेलमिंग है, मतलब जिनको आप संभाल नहीं सकते। ओवरवेल मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ जब आप एक्सप्रेसिव हो जाते हैं। बिकॉज ही गिव्स मच मोर देन ए मैन कैन इमेजिन, क्योंकि ऊपर वाला हमको इतना ज़्यादा देता है जितना एक आदमी इमेजिन भी नहीं कर सकता। द फ्रेज फ्रेल वेसल इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिले, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन एंड एलिट्रेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज मेटाफर। क्यों, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिमिले होता है जिसमें आप एक लिविंग चीज जो होती है उसको नॉन लिविंग से कंपेयर करते हैं, बट इसमें या तो लाइक यूज होता है या फिर एज यूज होता है। ही फॉट लाइक अ लॉइन, ही लुक्स लाइक अ एनिमल। तो यहाँ पे हम कंपेयर तो कर रहे हैं लेकिन उसके जैसा कर रहे हैं। मेटाफर जो होता है इसमें डायरेक्ट कंपैरिजन किया जाता है, वी कांट यूज लाइक और एज। पर्सोनिफिकेशन जो होता है जैसे द फ्लावर इज स्माइलिंग, तो फूल का भी मुस्कुरा सकता है, वो तो ह्यूमन नेचर होता है, लेकिन फिर भी हमने एक नॉन लिविंग चीज को
लिविंग चीज बना दी। एलिट्रेशन, जहाँ पे एक ही कॉन्सोनेंट की आपको बार बार वाइब्रेशन देखने मिलता है, मतलब एक ही कॉन्सोनेंट बार बार रिपीट हो। तो मेटाफर जो है यहाँ पे कैसे यूज हुआ है, फ्रेल वेसल मतलब दुर्बल जो वास होता है, मतलब जो चीज बहुत खराब नहीं हो जाती है कि दुर्बल, जैसे बहुत लोग आपने देखे होंगे बहुत पतले होते हैं, ठीक है, तो वो लोग जो पतले होते हैं तो हम उसको कैसे कंपेयर करेंगे, उसको कंपेयर करने का मतलब होता है कि मोर्टल बॉडी, मतलब मरा हुआ शरीर सा, ठीक है। तो वेसल मीन्स कंटेनर होता है और फ्रेल मीन्स होता है वीक या फिर फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल कंटेनर क्या होता है, जरा सा छोड़ो टूट जाता है। तो सेम चीज यहाँ पे मोर्टल बॉडी जो होती है ना, इसका मतलब होता है मोर्टल बॉडी, मरा हुआ शरीर। तो यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर 2। पैसिव वोकेबलरी इज अ सेट ऑफ वर्ड्स विच अ पर्सन, जो पैसिव वोकेबलरी होती है वो वर्ड्स का एक ऐसा सेट होता है जिसमें एक आदमी uses quite often, hears quite often, knows but doesn't use often, speaks quite often. पैसिव वोकेबलरी वो होती है जिसमें आपकी वोकेब स्ट्रॉन्ग तो बहुत होती है लेकिन हम उनको डेली बेसिस पे यूज नहीं करते हैं। जैसे ही गॉट प्रमोशन आफ्टर हिज डिमाइज, तो डिमाइज जो है वो यहाँ पे डेथ का सिनोनिम है, लेकिन ये आपकी वोकेब तो स्ट्रॉन्ग है लेकिन आप डिमाइज डेली वर्ड में यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम यूज करते हैं डेथ वर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पे यूजेस क्वाइट ऑफन नहीं होगा, hears quite often, knows but doesn't use often and speaks quite often, ये भी गलत है। ना तो हम frequently सुनते हैं, ना हम frequently यूज करते हैं, ना ही हम frequently बोलते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा कि जानते तो हैं लेकिन यूज नहीं करते। What is how sounds are combined? Phonology, morphology, semantics and syntax. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 1। जो फोनोलॉजी होती है ना, इसमें स्वरों का ज्ञान होता है कि जो स्वर हैं उनको कैसे कंबाइन किया जाता है, ठीक है। और जो मॉर्फोलॉजी होती है इसमें हम बर्ड्स जो होते हैं ना, बर्ड्स, उसको यूज करते हैं, ठीक है। जो सिमेंटिक होता है इसमें मीनिंग पे फोकस किया जाता है कि किसी भी वर्ड का मीनिंग क्या है। जो सिंटेक्स होता है ये आपका सेंटेंस पे फोकस करता है। आई रिपीट, फोनोलॉजी, फोनेटिक्स। तो फोनेटिक्स क्या होते हैं? आपके स्वर, साउंड्स कंबाइंड हो रही है तो फोनोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में होते हैं आपके वर्ड्स कि शब्द जो होते हैं उनको कैसे कंबाइन किया जाता है। सिमेंटिक होता है मीनिंग, शब्द का मीनिंग, उस पर फोकस किया जाता है। सिंटेक्स होता है पूरा सेंटेंस। क्लियर? सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108। लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस इनेबल लर्नर्स टू, जो लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस होता है वो लर्नर को किस चीज के लिए इनेबल बनाता है? डिफरेंशिएट ग्रामेटिकली करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंस, नो हाउ एंड व्हेन टू यूज द लैंग्वेज एप्रोप्रिएटली, यूज मोर एंड मोर इंग्लिश, स्पीक फ्लुएंटली इवन इफ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। तो जो भाषा होती है, लिंग्विस्टिक कॉम्पिटेंस मतलब जब आप भाषा यूज करते हैं तो उसका मेन पर्पस क्या है, क्यों आप उस चीज को यूज कर रहे हैं, कि आप करेक्ट जो सेंटेंस है और इनकरेक्ट सेंटेंस जो है उसके बीच में ग्रामेटिकली डिफरेंस कर सकें, ठीक है। कि क्या चीज, जैसे ही इज गोइंग, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है क्योंकि वर्ब भी सही जगह यूज हुई है, आईएनजी भी सही जगह यूज हुआ है। तो ये चीज आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए लिंग्विस्टिक ज्ञान होना चाहिए ना आपको। और इनकरेक्ट, जैसे ही इज गोइंग को मैं कर दूं ही गोइंग इज, तो ये गलत है। सो बेसिकली ही कैन डिफरेंशिएट करेक्ट एंड इनकरेक्ट सेंटेंसेस। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल अप्रोच गिव्स मोर इंपॉर्टेंस टू स्पीच, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर 2। जब हम रीडिंग करते हैं और राइटिंग करते हैं तो स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। आपके जो होते हैं, एक तो लिसनिंग होता है, इससे स्पीकिंग होता है, रीडिंग होता है और राइटिंग होता है। जो लिसनिंग होता है वो पैसिव स्किल है, रीडिंग जो है वो पैसिव स्किल है, लेकिन स्पीकिंग और राइटिंग जो होती है वो आपकी एक्टिव स्किल्स होती हैं, ठीक है। तो आई जस्ट होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होती है ना, स्ट्रक्चरल अप्रोच में बेसिकली जो सेंटेंसेस होते हैं उनको मतलब लिखना और पढ़ना सिखाया जाता है, जिसमें स्ट्रक्चर आता है, सीक्वेंसिंग आती है, पैटर्न अरेंजमेंट आता है कि जो वर्ड्स हैं उनको प्रॉपर तरीके से आप कैसे लिखेंगे। तो जहाँ स्ट्रक्चरल अप्रोच आएगी वहाँ पे रीडिंग और राइटिंग पे जो है ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आप इस सेंटेंस को सही से पढ़ ही नहीं सकते जो यहाँ लिखा है तो आपकी रीडिंग बेकार हो गई। अगर आप इसको सही तरीके से लिख ही नहीं सकते, आपको सीक्वेंस ही नहीं पता है, आपको यही नहीं पता कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, तो आप सेंटेंस लिख ही नहीं पाएंगे। तो जो बेसिकली स्ट्रक्चरल अप्रोच है वो इसी पे फोकस करती है। In the behavioristic approach, there is a lot of emphasis on thinking and discussing, meaning making activities, learning by memorizing and learning by doing.
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होती है ना, व्यवहारात्मक जो अप्रोच होती है, उसमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं? चीज़ों को रोट मेमोराइजेशन पर, ठीक है, कि चीज़ों को याद कैसे करना है। क्यों? क्योंकि जब बिहेवियरिस्टिक अप्रोच होती है तो उसमें हम क्या करते हैं, धीरे धीरे आप चीज़ों को याद करना सीख जाते हैं, ठीक है। आप इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि एनवायरनमेंट के साथ आप कैसे चीज़ों को याद कर सकें, कैसे चीज़ों को कोऑर्डिनेट कर सकें। तो इसमें थिंकिंग और डिस्कसिंग नहीं होता है, मीनिंग मेकिंग एक्टिविटीज़ नहीं होती है, लर्निंग बाय डूइंग तो बिल्कुल नहीं होता है। व्यवहारात्मक अप्रोच ही यही होती है कि आप याद करके चीज़ों को अधिगम कर सकें, ठीक है। ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट पे और पनिशमेंट, रीइंफोर्समेंट होता है आपका पुनर्वलन और पनिशमेंट होता है आपका दंड, क्लियर, उस पे बेस्ड होता है। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट अ टेक्स्ट बुक? It is the chief operational tool to implement the syllabus. It is concrete in nature. It helps achieve the objective of the curriculum. It is planning of educational activities. पहली बात तो पूछा गया है टेक्स्ट बुक के बारे में, सही नहीं है, क्लियर। ये चीफ ऑपरेशनल टूल है, ये तो बिल्कुल सही बात है। सिलेबस को अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है तो टेक्स्ट बुक तो सबसे मेन होनी चाहिए ना। अगर चाइल्ड साइकोलॉजी की बुक ही नहीं होगी तो सिलेबस इम्प्लीमेंट कैसे होगा? मूर्त होती है नेचर में, बुक दिखती है ना सामने। ये करिकुलम का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में हेल्प करती है, ये भी सही है, लेकिन एजुकेशनल एक्टिविटीज़ की प्लानिंग में हेल्प करती है, ये गलत है। एजुकेशनल एक्टिविटीज़ में टेक्स्ट बुक का रोल होता है लेकिन प्लानिंग करने में इसका रोल नहीं होता है। सो द ऑप्शन 4 इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112, विच टाइप ऑफ लिसनिंग डिमांड्स मोर अटेंशन? एक्सटेंसिव, इंटेंसिव, हियरिंग एंड सेंसिटिव। कौन से टाइप की जो लिसनिंग है वो अटेंशन ज़्यादा रिक्वायर करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो इंटेंसिव रीडिंग होती है ना, जिसे हम बोलते हैं गहन पठन, और जो एक्सटेंसिव होता है उसे हम बोलते हैं विस्तृत पठन। तो जो गहन पठन होता है उसमें आप एक पर्टिकुलर पीस को ढूंढने के लिए बहुत अच्छे से उसकी स्टडी करते हैं। सो द ऑप्शन 2 इज करेक्ट। और जो स्किमिंग होती है वो हम अपने शौक के लिए पढ़ते हैं। When we read to get a general idea or gist of the text, this is called skimming, scanning, predicting and extrapolation. इसका करेक्ट आंसर होगा स्किमिंग। जो स्किमिंग होती है ना, उसमें हम किसी भी टॉपिक को बहुत जल्दी जल्दी पढ़ते हैं। जो विस्तृत पठन होता है ना, दैट इज कॉल्ड योर स्किमिंग। जब आपको कोई नोवेल पढ़नी हो तो हम बहुत जल्दी जल्दी उसको फिनिश करते हैं, और अगर हमें किसी सब्जेक्ट का अपना कोई कोर्स पढ़ना हो तो हम स्कैनिंग करते हैं, एक एक चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। स्किमिंग में क्या होता है, हम एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि ये कन्वे क्या करना चाह रहा है, या फिर जिस्ट ऑफ द टेक्स्ट। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ ए लर्निंग प्लान? जो अधिगम प्लान है उसका कौन सा फीचर नहीं है? अधिगम प्लान लर्निंग से रिलेटेड होता है, रेसिप्रोकल और पार्टिसिपेटरी होता है, वन वे मेथड है, प्री प्लानिंग होती है, पोस्ट प्लानिंग होती है, और लेसन के दौरान की प्लानिंग होती है, ठीक है। तो इसमें इसने पूछा है कि कौन सा चीज़ जो है वो गलत है। जो रेसिप्रोकल टीचिंग होती है ना, वो एक इंटरेक्टिव अप्रोच होती है, ठीक है, जो स्टूडेंट की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो है उसको इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। अब यहाँ पे लर्निंग प्लान का कौन सा फीचर यहाँ पे नहीं होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये वन वे मेथड नहीं होता है। जब भी आप लेसन प्लान बनाते हो या टीचिंग मेथड्स यूज़ करते हो तो हमेशा वो वन वे होता है नहीं, हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच को यूज़ करते हैं कि सारे बच्चों को चीज़ें समझ में आएँ। जब लर्निंग का प्लान है तो लर्निंग से तो रिलेटेड होगा ही, रेसिप्रोकल होगा, पार्टिसिपेटरी होगा कि हर बच्चा पार्टिसिपेट करे, और दूसरा बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है, रीडिंग जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल है उस पर उसको फोकस किया जाता है। प्री प्लानिंग होती है, पोस्ट प्लानिंग होती है, और लेसन के दौरान की प्लानिंग होती है। सो ऑप्शन 3 इज इनकरेक्ट। विच लैंग्वेज इज एक्वायर्ड अनकॉन्शियसली? फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज एंड अदर टंग। तो ऑब्वियसली इसका जो आंसर होगा, जो पहली लैंग्वेज होती है, फर्स्ट लैंग्वेज जो होती है वो हम अनकॉन्शियसली एक्वायर करते हैं, जिसे हम बोलते हैं भाषा अर्जन। बच्चे की जो मदर टंग होती है ना, उसको सीखने के लिए आपको अलग से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है। आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच और अपनी फैमिली के बीच उस चीज़ को सीख सकते हैं। सेकेंड लैंग्वेज होती है आपकी टारगेट लैंग्वेज। जैसे हिंदी अगर आपकी फर्स्ट लैंग्वेज है तो सेकेंड लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश। Which among the following is not included in the 5 guiding principle of NCF 2005? जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है, जो प्रोफेसर यशपाल ने दिया था, इनकी जो 5 गाइडिंग प्रिंसिपल हैं उसमें कौन सा नहीं है? कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, ensuring that the learning is shifted away from the rote learning, enriching the curriculum to provide for overall development of the children rather than remaining textbook centric, play the role of a professional teacher.
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि आप बच्चों के ज्ञान को बाहर के, बच्चे का मतलब जो नॉलेज है स्कूली ज्ञान को उसके बाहरी जीवन से भी जोड़ो। तो ये बात तो उन्होंने कही थी, लर्निंग जो है वो रोट लर्निंग से शिफ्ट हो जाए, बच्चे को रटाना नहीं है, बच्चे को चीज़ें खुद से करके सिखानी है। तो रोट मेमोराइजेशन से हटा के लर्निंग बाय डूइंग करना है। एनरिचिंग द करिकुलम, जो करिकुलम है उसको एनरिच कीजिए टू प्रोवाइड फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। जो आपका पाठ्यक्रम है वो ऐसा हो कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट कर सके, रेदर देन रिमेनिंग टेक्स्ट बुक सेंट्रिक, कि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक पे ही फोकस्ड रह जाएं। प्ले द रोल ऑफ ए प्रोफेशनल टीचर, नहीं, हमें प्रोफेशनल टीचर का रोल प्ले नहीं करना है, हमें बच्चों के लिए क्या करना है, फैसिलिटेटर बनना है, कि बच्चे को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बच्चे की एक प्रॉपर हेल्प कीजिए और जितना ज़रूरी है उतना ही मदद कीजिए। तो यहाँ पे फोर्थ जो है वो क्या होगा, गलत होगा। विच एरिया इज नॉट द पार्ट ऑफ ए कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस, जो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस है उसका कौन सा पार्ट इसमें से नहीं है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले बोला है फोनोलॉजिकल, लेक्सिकल, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक। ये एक हाइपोथेसिस है। ठीक है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि दो लैंग्वेज जो होती है ना वो सेम मतलब वर्ड ऑर्डर जो है उसको फॉलो करती हैं। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, जैसे ए एन दी है, ये इनडेफिनिट आर्टिकल है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में जो चाइनीज लोग बोलते हैं उसमें ए एन दी का कोई भी रोल नहीं होता है। तो बेसिकली ये फोकस किस पे करता है कि आप बेटर तरीके से लैंग्वेज को बच्चों को समझा सकें। ठीक है, टीचिंग मटेरियल जो है लर्निंग मतलब लैंग्वेज लर्निंग के लिए उसको आप बना सकें। क्लियर, इसमें डिस्क्रिप्शन होता है, सिलेक्शन होता है, कॉन्ट्रास्ट होता है, प्रिडिक्शन होती है, बहुत सारी चीज़ें होता है। इसमें जुक्सटापोजिशन होती है, चीज़ों को कंपेयर करते हैं हम। तो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस का पार्ट इसमें से क्या नहीं होगा, बेसिकली इसमें फोनोलॉजिकल होता है, लेक्सिकल होता है, सिमेंटिक होता है, सिंटैक्टिक होता है, लेकिन सिमेंटिक इसका पार्ट नहीं होगा। मतलब इसमें मीनिंग जो है उस पर फोकस नहीं किया जाता है। क्लियर, जो सिंटैक्टिक होता है, सिंटैक्टिक का मतलब होता है आपका लॉजिकल मीनिंग जब होता है किसी दिए हुए सेंटेंस का, तो उसको हम जब बच्चों को समझाते हैं दैट इज कॉल्ड सिंटैक्टिक। फोनोलॉजिकल स्वर का ज्ञान, लेक्सिकल वर्ड्स होते हैं, सिंटैक्टिक आपका जब आप बच्चों को मीनिंगफुल लॉजिकल मीनिंग किसी भी चीज़ का समझाते हैं। सिमेंटिक मीनिंग पे फोकस करता है, तो कॉन्ट्रास्टिव एनालिसिस में सिमेंटिक नहीं होगा। द इंटररिलेटेड सिस्टम ऑफ ए लैंग्वेज इंक्लूड फोनोलॉजी एंड सिंटैक्स, फोनोलॉजी एंड सिमेंटिक, फोनोलॉजी मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, सिंटैक्स मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। तो इसमें पूछा है कि जो लैंग्वेज होती है उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। तो इसमें फोनोलॉजी इंक्लूडेड होती है, मॉर्फोलॉजी इंक्लूडेड होती है और आपका सिमेंटिक जो है वो भी इंक्लूडेड होती है। फोनोलॉजी क्या होता है आपका स्वर का ज्ञान, मॉर्फोलॉजी होता है आपका शब्दों का ज्ञान, सिंटैक्स जो होता है जो नियम होते हैं भाषा के अंदर, जो नियम होते हैं यानी कि बेसिकली सेंटेंस, जब आप सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें भाषा के नियम ही आते हैं। अगर ये सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है तो ये भाषा के नियमों को फॉलो कर रहा है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये वाक्य की रचना में निहित नियमों की जो व्यवस्था होती है उसे ही हम बोलते हैं सिंटैक्स। और सिमेंटिक्स जो होता है ये किसी भी शब्द का मीनिंग होता है। क्लियर, तो यहाँ पे जो इंटर रिलेटेड सिस्टम है लैंग्वेज का उसमें ये चारों चीज़ें होंगी, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स। सो द ऑप्शन 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। व्हाट इज एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग स्पीकर्स एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन, हिज वोकेबुलरी, ग्रामर एंड ग्रेस्पिंग हिज और हर मीनिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो बेसिकली इसमें पूछा है कि इन चारों में से क्या एक ऐसी एक्टिविटी है जो स्पीकर का जो एक्सेंट है उसकी समझ आप पहले अपने दिमाग में क्रिएट करोगे, उसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दोगे, वोकेबुलरी पे ध्यान दोगे, ग्रामर पे ध्यान दोगे और उस चीज़ का मीनिंग आप अपने दिमाग में ग्रेस्प करने की कोशिश करोगे। तो जो लिसनिंग होती है ना, लिसनिंग एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम स्पीकर का जो एक्सेंट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर मैं बोल रही हूँ आप सुन रहे हैं तो आप मेरे वर्ड्स पे ध्यान देंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा क्या एक्सेंट है, मेरा प्रोनाउंसिएशन क्या है, वोकेबुलरी कैसी है, ग्रामर कैसे यूज हो रही है। दैट इज कॉल्ड योर ऑप्शन नंबर 1 लिसनिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 120।
which provide learners with opportunities to use the target language in specific context without the allocation of the individual role. Expression, simulations, role play and competition. तो जो सिमुलेशन होता है इसमें हम क्या करते हैं, लर्नर को एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ में, टारगेट लैंग्वेज में, कि वो बिना इंडिविजुअल रोल के उस चीज़ को अच्छे से प्रमोट कर सकें. क्लियर? जैसे आपका जो रोल प्ले होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम जैसे मान लीजिए भगत सिंह है या फिर कोई और भगत सिंह है, चंद्रशेखर आज़ाद है, तो उस चीज़ के हम रोल प्ले करते हैं. कंपटीशन में हम एक बंदा कुछ कर रहा है, एक बंदा कुछ कर रहा है. एक्सप्रेशन में हम चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं. लेकिन जो साइमुलेशन होता है इसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को टारगेट लैंग्वेज में यूज़ करके एक्सप्रेस करेंगे लेकिन बिना इंडिविजुअल रोल के. क्लियर? दैट इज़ कॉल्ड योर साइमुलेशन. आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं. अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. ठीक है, थैंक यू. ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2. आई रिपीट, जो साइमुलेशन है वो लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज़ देता है टारगेट लैंग्वेज को यूज़ करने की एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में बिना इंडिविजुअल रोल के. बेसिकली टारगेट लैंग्वेज सिखाने के लिए ये चीज़ यूज़ हो रही है लेकिन इसमें कोई भी रोल प्ले नहीं होगा. So the option 2 is correct. Thank you guys.